हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस और मैं उन 3 क्वेश्चंस को और बताऊंगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करने के लिए दिए थे। तो सबसे पहले मैं उन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा, फिर आज के फर्दर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने इसे एटलीस्ट ट्राई तो किया होगा। तो इसको समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। वो हमसे बोलता है कि in a class of 460 students, 207 students failed in maths and 345 students failed in physics। मतलब ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अगर हम दो वेन डायग्राम लेकर चले यहाँ पर, मान लेते हैं ये मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिजिक्स को। तो देखो, टोटल आपके पास 460 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 207 जो हैं वो फेल हो गए किसमें, मैथ्स में। अगर 207 फेल हो गए हैं तो बाकी के जितने बचे हुए होंगे, मतलब कितने, 53, 253, वो पास हो गए होंगे किसमें, मैथ्स में। इजंट इट। आपके पास 460 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 207 मैथ में फेल हो गए, मतलब बाकी के जो बचे हुए होंगे वो मैथ में पास हो गए होंगे। सिमिलरली आप फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 460 में से देखिए 345 फेल हो गए हैं फिजिक्स में। इसका मतलब पास कितने हुए होंगे फिजिक्स में, आपके पास 55 और 60, मतलब 115। तो मान लेते हैं ये आपके पास जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो कि पास हुए हैं किसमें, फिजिक्स में। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 253 स्टूडेंट्स जो कि पास हुए हैं किसमें, मैथ्स में। ठीक है, फेल वालों से हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं। आगे वो हमसे बोलता है कि 46 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों मैथ और फिजिक्स दोनों में पास है। मतलब 46 को अगर मैं यहाँ पर बीच में मानता हूँ तो आपके पास देखो, अगर ये 115 है, मतलब बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 और 669 हो जाएगा। वो हमसे ये बोलता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट्स में। अब देखो, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब ये हुआ कि वो किसी में भी पास नहीं हुए। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे, ऐसे स्टूडेंट जो कि केवल फिजिक्स में पास हैं, ऐसे स्टूडेंट जो केवल मैथ्स में पास हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हैं, है ना। तो ये जो आपके पास पार्ट है वो रिप्रेजेंट उन स्टूडेंट्स को कर रहा है जो कि एटलीस्ट किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो पास हैं ही, है ना। तो बाकी के जो बचे होंगे वो दोनों में पास नहीं होंगे। इजंट इट, समझ में आया। तो इसको आप कैसे निकालोगे, देखो ये टोटल काउंट कर लो आप। देखो 253 इस वाले सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और 69 आपके पास यहाँ पर है। तो 253 और 69 कितना हो गया, दो, दो, तीन, 322 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं, मैथ और फिजिक्स में। तो बाकी के बचे हुए स्टूडेंट, मतलब 460 में से अगर मैं 322 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 78 और 60, मतलब 8, 138 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो हमसे बोलता है कि अमन एंड विराट कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड वाई डेज रिस्पेक्टिवली। तो देखो, अमन और विराट हैं, ये एक्स डेज में काम को कंप्लीट करता है, ये वाई डेज में काम को कंप्लीट करता है। दोनों काम को स्टार्ट करते हैं साथ में, बट आफ्टर आफ्टर 0.33 days विराट लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना कि ये आपके पास टाइम है तो एफिशिएंसी इसकी y मान लो, इसकी x मान लो, टोटल वर्क एक्स वाई मान लो। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों ने काम करना स्टार्ट करा, मतलब x प्लस वाई ने काम करना स्टार्ट करा, बट आफ्टर इतना डेज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y/3 लिख सकता हूँ ना। इतने डेज के बाद विराट ने काम करना बंद कर दिया, तो बचा कौन, अब सिर्फ y बचा, है ना, जिसकी एफिशिएंसी y है। अमन कंप्लीट करता है जो बाकी का बचा हुआ काम 20 दिन में। तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे अगर अमन और विराट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो, प्लस वाई काम कर रहा है, 20 दिन काम करेगा, ये इक्वल्स टू दिया हुआ है किसके, टोटल वर्क। टोटल वर्क एक्स वाई हम मान सकते हैं, तीनों में वाई वाई कॉमन है, हटा दो। आपके पास क्या आया, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स प्लस 60 इज इक्वल्स टू 3y, 3x। ठीक है, उसने हमें एक कंडीशन और दी हुई है क्या, कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 15 के है। अब यहां पर देखो समझना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना इसको, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये इसको आप कर लो, दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे ट्वाइस का, तो आपके पास हो जाएगा कितना, 4y प्लस में ये -2x इज इक्वल्स टू 30। दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास कितना, 3y इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू 30 आ रही है। उस टाइम से सिंपली पूछा क्या था कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो दोनों मिलकर क्या, मतलब एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू अगर 30 है, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी में भी पुट कर लो आप, इसमें अगर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 60 में से मतलब 45 आ जाएगी, है ना। तो आपके पास दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 30 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 75। ये गया आपके पास 3 बार, 5 बार, 6 बार, 18, मतलब ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरीके से हमने इसे करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें वो हमसे क्या बोलता है, मयंक बोरो करता है कुछ अमाउंट और उसको 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में जमा करता है। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक बेसिक तरीका और एक हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक हो सकती है उसे सॉल्व करने की, वो ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखो मयंक ने 7260 मतलब टोटल अगर हम देखें तो उसने कितने 02514 इतना अमाउंट उसने पे करा। कुछ अमाउंट उसने लिया था, ठीक है, लोन के तौर पर या फिर बोरो किया था, और उसने पे कितना करा है, ये करा है। उसने हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 10% है, इंटरेस्ट पूछा है कि टोटल उसने इंटरेस्ट कितना दिया। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना है इसको। मान लो आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पहले साल में 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 10p उसने लोन बोरो करा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास ये था। इसको मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। प्रिंसिपल अमाउंट मान लो आपने कितना था, 10p था। ठीक है, आपका इंटरेस्ट इस पर कितना बना, p बना, 10% है बिकॉज। तो टोटल अमाउंट आपको कितना देना था, 11p देना था। ठीक है, आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी, मतलब आपने इसमें से 7260 को माइनस करवा दिया। तो अब आपके पास सेकेंड ईयर के लिए कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, 11p था, उसमें से 7260 आपने दे दिया, इतना बना। अब यहां पर फिर से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसका कितना 10%, तो टोटल अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा, 1.1 ऑफ 11p माइनस 7260, इजंट इट। और ये इक्वल्स टू है 7260 के, बिकॉज सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब आपने दी तो पूरा पैसा जितना आपने लिया था विद इंटरेस्ट वापस कर दिया। इसका मतलब सिंपली ये हुआ ना, इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 गया, ये आपके पास 660, मतलब 11p इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 06813 के बराबर। यहां से देखिए ये अभी आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 1260। तो p की वैल्यू ये आ गई। आपने लिया कितना था अमाउंट, 10p लिया था, मतलब आपने लिया कितना 12600, आपने पे कितने करे टोटल अमाउंट ये, इसका मतलब आपने इंटरेस्ट कितना पे करा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 02 ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, और आपके पास देख लो कितना आएगा, ये 91। ठीक है, 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आया है। ठीक है, आपने लोन कितना लिया था, इंटरेस्ट कितना दिया, वो कैसे फाइंड आउट हुआ। अच्छा, अब इसको शॉर्ट ट्रिक मतलब एग्जाम में आता तो मैं इसको किस तरीके से करता। ठीक है, जो मैं मेथड आपको यहाँ पर समझाऊंगा उसको मैं डिटेल में कि किस तरीके से आया उसको मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा, बट इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मान लो इंटरेस्ट जो आपके पास, जो आपने इंस्टॉलमेंट दी वो 100 रुपए है। ठीक है, तो 100 दी पहली, दूसरी आपने फिर से 100 दी, इसका जो इंटरेस्ट बनेगा एक साल के बाद वो कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो टोटल आपने अमाउंट जो दिया वो कितना दिया, इसके अकॉर्डिंग 210, जहां पर 100 रुपए क्या है, ये आपका इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, 210 क्या है, जो आपने टोटल पे करा। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा वो आप कैसे निकाल सकते हो, 10% की इंटरेस्ट रेट थी, 2 साल के बाद कितना बनाएगी वो, 21% इंटरेस्ट रेट बनाएगी। तो अमाउंट आपके पास कितना बना, 121% बना। मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं ना कि 210 जो है वो 121% के बराबर है, इंटू 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो अमाउंट आपने उधार पर लिया।
लोन पर लिया, ठीक है। और आपके पास अगर मैं बात करता हूं, आपने जो टोटल इंस्टॉलमेंट दी वो कितनी दी, 100 रुपए की दो दी, मतलब कितनी, 200 रुपए, ठीक है। तो ये आपके पास आपने जो अमाउंट पे करा है ना, जो आपने अमाउंट लिया था वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपने अमाउंट पे करा वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिंपली हमें क्या इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, दोनों का रेशियो ले लो। कैसे, देखो मैं तरीके आपको अलग अलग बता रहा हूँ, आप चाहो तो जिससे भी बेटर आपको लगे वो आप कर सकते हो। दोनों का रेशियो लिया मैंने, ये ऊपर गया तो 210:242 ये आया हमारे पास, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना आपने पैसा बोरो किया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना आपने पैसा पे किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपने कितना दे दिया, 32 रुपए दे दिया, है ना। अब फिर वही चीज क्या, आपके पास अगर मैं बात करूं, आपने जो टोटल पैसे दिए वो ये दिए, मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि 14520 वो इसके अकॉर्डिंग 242 के बराबर है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जो उसने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट कितना दिया, 32। इसको सॉल्व करेंगे, अगेन आपके पास कितना आ जाएगा, 1920 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है। दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, यहाँ बेसिक मेथड से भी समझा दिया, और इसमें कैसे ट्रिक काम करती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे वो सब हम कर चुके हैं। अब हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और अगेन वही बात करेंगे, क्या हर 4 क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, उन सबको ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X। मार्क प्राइस एक किसी आर्टिकल की कितनी है, वो ₹X है। अ पर्सन बाइज द आर्टिकल एट 16.66% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। एक पर्सन है जो कि इसको बाय करता है, मतलब सेलिंग प्राइस अगर हम बात करें तो 16.66% होता है 1/6, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इसकी, 5x/6 हो जाएगी, इजंट इट। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि लेटर ही इंक्रीजेस द ओरिजिनल मार्क प्राइस बाय 5%, मतलब ओरिजिनल मार्क प्राइस जो है वो इसको बढ़ा देता है 5% से, और सेल कर देता है इस आर्टिकल को 30% डिस्काउंट ऑन द न्यू मार्क प्राइस। नई मार्क प्राइस क्या बनेगी, वो ये बनेगी न्यू मार्क प्राइस, है ना। मतलब ये जो एक्स था ना, इसको हमने 5% इंक्रीज करा, न्यू मार्क प्राइस बनी। अब इस पर वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है, और जो उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो 12% का हो रहा है। और यहां से जो उसको प्रॉफिट होगा, ये जो उसकी नई सेलिंग प्राइस है। अब एक बात को समझ लो, मैं इसको समझा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस नई सेलिंग प्राइस क्या है। देखो, आप किसी मार्केट में गए, उसकी मार्क प्राइस थी ₹X, आपने उसे खरीदा कितने पर, 5x/6 पर। इसका मतलब आपके लिए जो कॉस्ट पड़ी वो तो यही पड़ी, इजंट इट। अब अगर आप इसको बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद 30% डिस्काउंट के बाद बेचते हैं, तो जो आपको प्रॉफिट होगा वो इसी प्राइस पर तो होगा ना, 5x/6 पर, इजंट इट। तो उसने यहां पर वही बात करी है कि इसको उसने बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब इस पर उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो नई सेलिंग प्राइस बनेगी ना, वो इस पर 12% बढ़ाकर बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 12% बढ़ा दूंगा, आपके पास यहां पर 5x/6 को 12% बढ़ा दूंगा तो 1.1 से 12 लिख सकता हूं। तो ये आपके पास नई सेलिंग प्राइस बनी, आपने जब इसे बेचा। उसने हमसे y की वैल्यू पूछी है। अब आप y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो, मैं पेन चेंज करके इसे करता हूं। यहां पर ये ₹X था, y% आपने बढ़ाया, यहां पर प्राइस बनी। तो अगर आपको ये वैल्यू पता चल जाए, इन दैट केस इन दोनों में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, उससे आप वैल्यू को निकाल सकते हो, y की वैल्यू को। अब ये आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आपको ये पता है ना कि ये वैल्यू जो है वो 30% डिस्काउंट के बाद आई है। मतलब अगर मैं नई मार्क प्राइस निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं ना, कैसे, ये आपके पास 5x/6 जो है इंटू 1.12 जो है वो 30% डिस्काउंट के बाद है, मतलब ये 7 के बराबर है। तो इंटू 10 से हम क्या निकाल सकते हैं, नई मार्क प्राइस निकाल सकते हैं।
आपके पास जो ओरिजिनल मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, एक्स रुपीज थी। अब बस हमें देखना है यहां से यहाँ ये कितना बढ़ा हुआ है। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना मैं आपको दूंगा आइडिया कि आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, वो थोड़ा सा बेटर रहता है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 10 से ये आपके पास 2 बार गया, ये 7 से गया 1 बार, और 6 बार, ये 8, तो 3:4 आपके पास रेशियो आ गया। मतलब ओरिजिनल आपके पास 3 था, नई मार्क प्राइस आपके पास 4 बनी, आपने से y% से इंक्रीज करा था, तो कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ, 1/3 इंटू 100, और आई कैन से 33.33, मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको करना था इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो हमसे बोलता है कि अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 7500, ठीक है, एंड इनक्योर लॉस ऑफ रुपीज इतना। चलो देखो, सेलिंग प्राइस आपके पास है 7500 और उसे लॉस हो रहा है इतने का, मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो 7500 प्लस 3x रुपीज होगी, बिकॉज उसे लॉस हो रहा है ना। अच्छा चलो, आगे वो हमसे क्या बोलता है, हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, अगर वो इस आर्टिकल को 12500 पर बेचता, ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, तब उसे प्रॉफिट होता। इस केस में उसे -3x, मतलब उसे लॉस हो रहा था, इस केस में उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 9.5x। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूं, 12500 -9.5x होगी, बिकॉज इतना उसे बढ़कर मिल रहा था। इजंट इट, आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल सा है, बट इन केस कभी कभी हो जाता है कि स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज पर। हमें पता करना है कि एट व्हाट प्राइस ही बाय द आर्टिकल, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो सिंपल है, ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल ही रहेंगी ना, अब दोनों को इक्वल कर लो। अगर इक्वल रहेंगी तो इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना, 5000, और ये दोनों जाकर ऐड हो जाएंगे, मतलब कितने, 12.5x। ठीक है, तो ये आपके पास देखो, ये गया आपके पास 400, एक्स की वैल्यू 400 आ रही है। आपको क्या निकालना है, चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल दीजिए। अगर एक्स की वैल्यू 400 है तो 3x आपके पास कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1200 में 7500 ऐड कर दीजिए तो 7800, मतलब इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज में से हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो हमसे बोलता है कि सम्राट बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज आर एंड मार्क्ड इट एट रुपीज आर प्लस 920। ठीक है, मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस उसकी आर है, मार्क प्राइस कितनी है, आर प्लस 920, तो ऑब्वियसली 920 रुपए से वो बढ़ा रहा है उसे। एंड सोल्ड इट आफ्टर, एंड सोल्ड द आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, और वो उसको बेच देता है कितने पर, आर प्लस 470 पर। मतलब वो देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 920 माइनस 470, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। कितना, 25% का डिस्काउंट वो बोल रहा है। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल है ये तो। देखो एक चीज़ को समझना, देखो 25% का डिस्काउंट है, मतलब अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा, दोनों का रेशियो ले लो सिंपल, कि आर प्लस, या फिर आप बहुत सिंपली आप कैसे कर सकते हो, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मैंने जैसे बताया 920 और 470, मतलब 058। ठीक है, तो 850 जो आपके पास है ना, सॉरी, 450 जो आपके पास है वो 25% के बराबर है, बिकॉज ये जो आपके पास आ रहा है वो आप उतना डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पर, वो 25% के बराबर है। हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो अगर ये 25% के बराबर है इंटू 100% की वैल्यू निकाल लो, ये आपके पास 4,1800, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से 920 को आप माइनस कर दो। देखो 900 गया तो आपके पास 900 बचा, 20 और चला गया 880, मतलब इसका राइट आंसर भी नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या है आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। वो हमसे ये बोलता है कि द सिंपल इंटरेस्ट जनरेटेड ऑन 12,000 फॉर 4 years एट इतना रेट ऑफ PA, ठीक है, एनुअली इज इतना। मतलब क्या हुआ, आपने 12,000 रुपये लगाए 4 साल के लिए Z प्लस 10% की इंटरेस्ट रेट से, आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 16800। उसने हमसे पूछा है कि आपको
कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 20,000 रुपए पे 2 साल के लिए, जो कि Z% इंटरेस्ट रेट पर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 420, ये आपके पास हो गया कितना 336, एंड रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 4 2 6 मतलब 35। तो 35 आपके पास ये है, मतलब Z की वैल्यू कितनी होगी, 25 हो गई। अब 25 पे 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 25 + 25 प्लस ये इंटू ये, मतलब 6.25। तो हम बोल सकते हैं, ये आपके पास वैसे याद भी होनी चाहिए आपको वैल्यूज, 56.25 इतना परसेंट ऑफ व्हाट, जो आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000 का। अब इतना परसेंट ऑफ 20,000, तो आपके माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए, इसकी दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। यहां पर देखो 6.25 56.25 है, तो ये पॉइंट जब हटाएंगे तो दो जीरो और कैंसिल आउट हो गए, केवल दो बचा हुआ है। तो 2 × 5625 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ऑब्वियसली सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक हमने यहां पर यूज करा है और बस मल्टीप्लीकेशन करते हुए चला है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आपका करने के लिए फर्स्ट, तो इसको ट्राई करिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, देखिए। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है, बड़ा लग रहा है दिखने में, बट एज सच करने लायक कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। चलो देखते हैं। उसमें लगे अ पर्सन ड्राइविंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे एट अ स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, मुंबई से पुणे वो जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर है, राइट। आफ्टर कवरिंग 50% ऑफ द डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां उसने 50% डिस्टेंस कवर कर लिया। ही रियलाइज्ड दैट ही वोंट बी एबल टू रीच ऑन द एस्टिमेटेड टाइम इफ ही कंटिन्यूज विद द स्पीड। अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलता तो वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता, ठीक है। दस ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय इतना, 33.33%, मतलब 1/3 से वो इसे इंक्रीज कर देता है। अगर 1/3 से इंक्रीज कर देता है मतलब 4/3, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 60। यहां के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। आगे वो हमसे बोलता है कि एंड रीचेस डेस्टिनेशन ऑन टाइम। इस वजह से मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करने से वो टाइम पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि हैड ही नॉट इंक्रीज द स्पीड ही वुड हैव गॉट लेट बाय गॉट लेट बाय 1 आवर, ठीक है। मतलब अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलता तो यहां पर उसे पहुंचने में 1 घंटे की देरी हो जाती। अब देखो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, यहां पर वही यूज हो जाएगा। किस तरीके से, उसने हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू ट्रेवल मुंबई फ्रॉम पुणे, अगर स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मतलब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद फिर टाइम निकल पाएगा। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं केवल इतने पार्ट पर फोकस करूं, मतलब जो 50% डिस्टेंस है, तो देखो डिस्टेंस दोनों में कॉमन है ना, डिस्टेंस दोनों में कॉमन है d/2, बिकॉज 50% ऑफ द टोटल डिस्टेंस है, राइट। तो जब भी आपके पास डिस्टेंस कॉमन होता है, दो स्पीड्स होती हैं, टाइम का डिफरेंस दिया होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, मतलब 60 इंटू 45 डिवाइडेड बाय दोनों की स्पीड में डिफरेंस, मतलब कितना 15, और टाइम में डिफरेंस मतलब कितना 1, सिंपल। अभी आप सॉल्व कर लो, कितना हो गया, देखो दी के 3 बार, मतलब डी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 60 इंटू 6, 360 आ रही है। तो आपके पास मुंबई से पुणे का डिस्टेंस जो है ना वो 360 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ ना, अब अगर वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो उसको कितने टाइम लगता है, 3 घंटे। देखो कितना बड़ा दिखने में क्वेश्चन था, बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर हुआ ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो हमसे बोलता है कि ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एंड मूव टूवर्ड्स स्टेशन वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, आपके पास स्टेशन एक्स और वाई, ठीक है। एक्स से ए ने चलना स्टार्ट करा, वाई से बी ने चलना स्टार्ट करा, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, मतलब एक साथ चलना स्टार्ट करा और एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। वो हमसे ये बोलता है कि व्हेन द टू ट्रेन्स मेट, ट्रेन ए हैड कवर 320 किलोमीटर लेस देन बी। मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास मान लो टोटल डिस्टेंस था,
है ना। जब ये मीट करे, लेट अस सपोज यहाँ इस पॉइंट पर आकर मीट करे, तो अगर x ने b ने x डिस्टेंस कवर करा है x किलोमीटर्स, तो a ने x माइनस 320 किलोमीटर्स कवर करा, है ना। आगे वो हमसे ये बोलता है कि अगर स्पीड दी हुई है, रेशियो दिया हुआ है स्पीड का a और b का, मतलब ये 2 और ये 3 है, हमें डिस्टेंस पता करना है x और b y के बीच में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल सा ये आपके पास सॉल्यूशन है। अगर दोनों साइमल्टेनियसली चले थे, इस पॉइंट पर आने तक दोनों ने सेम टाइम लिया होगा। अगर सेम टाइम लिया है तो हम जानते हैं ना, जब भी टाइम सेम होता है आपके पास स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किससे, डिस्टेंस से। मतलब जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना आप डिस्टेंस कवर करेंगे। तो सिंपली यहां पर क्या करोगे, देखो जो डिस्टेंस का रेशियो है, मतलब x माइनस 320 अपॉन एक्स, वो इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 के, इजंट इट। जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 320, मतलब एक बराबर 320 के। आपको वैल्यू निकालनी कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x माइनस 320, राइट। तो यहां से देखो x की वैल्यू 3 है, मतलब 3 बराबर किसके है, 3 × 320 के। मतलब हम बोल सकते हैं ये x के बराबर है। आपको इसमें ट्वाइस कराना है, मतलब 6 × 320 माइनस 320 करना है, तो हम बोल सकते हैं ना 320 × 5, तो 1500 और 100 इसका राइट आंसर, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था, आराम से हमने इसे कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड है। वो हमसे बोलता है कि टाइम टेकन बाय बोट टू गो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज इतना परसेंट लेस देन द टाइम टेकन टू गो द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अब देखो 28.57, ये आपके पास जब भी परसेंटेज में वैल्यू आती है मतलब 2/7 होता है। तो हमसे वो ये बोलता है कि जो टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो इतना लेस है, 2/7 से लेस है, मतलब 5/7 होगा किसका, जो टाइम लगता है अप स्ट्रीम में, राइट। डिस्टेंस सेम है। अब देखो वही चीज, अगर डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, स्पीड से। मतलब जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा, जितनी स्पीड कम होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा। आगे वो हमसे पूछता क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4, मतलब एस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। हमें डिस्टेंस पता करना है जो ये बोट कवर करेगी अगर 8 आवर चलती है वो अप स्ट्रीम में और 6 आवर चलती है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मैं बात करूं आपसे, ये आपके पास टाइम, तो स्पीड जो लगेगी डाउन स्ट्रीम में और स्पीड जो लगेगी अप स्ट्रीम में वो 7/5 होगी, जस्ट इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, राइट। अगर हम एस की बात करें, मतलब स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है जो अप स्ट्रीम की स्पीड है, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मतलब 2, और फिर डिवाइडेड बाय 2 अगर कर दूंगा मतलब 1, एक बराबर है 4 के। ठीक है, तो अगर एक बराबर 4 के है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 × 4 28, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 × 5 20। अब सिंपल निकाल लो, देखो अप स्ट्रीम में वो 8 घंटे चल रहा है, मतलब 20 × 8 प्लस, और डाउन स्ट्रीम में 28 में वो 6 घंटे चल रहा है। तो ये आपके पास 160 हो गया, ये आपके पास 120 और 168। तो 8 मतलब ऑप्शन के थ्रू अगर हम देखेंगे तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देख लो, ऐड भी करेंगे इतना ही आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरीके से हुआ है। हमने सिंपल अपना बस फोकस रखा रेशियो पर, और हमने देखा कि अगर डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियसली टाइम क्या हो जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मेंसुरेशन पर बेस्ड है। वो हमसे बोलता है अ क्लोज्ड hollow cuboidal wooden box measures 10 centimeter length, 8 centimeter width and 6 centimeter height externally। एक आपके पास hollow cuboidal बॉक्स है, राइट। तो अगर क्यूबॉइडल है हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं, लेंथ उसकी दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर्स,
विड्थ आपके पास दी हुई है 8 सेंटीमीटर्स और हाइट आपके पास दी हुई है 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एक्सटर्नली वो बात कर रहा है। वो हमसे बोलता है कि इफ द थिकनेस ऑफ द वुड इज इतना, मतलब इसकी जो थिकनेस है, राइट, ये जो थिकनेस की बात कर रहा है, अगर इसको मैं टॉप व्यू से बनाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपके पास है, ये लेंथ, ये विड्थ है। तो यहाँ पर देखो, ये आपके पास ये जो इसकी थिकनेस है वो 0.5 सेंटीमीटर्स है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 0.5 सेंटीमीटर्स दी हुई है। वो हमसे पूछता क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन द बॉक्स, मतलब जो वुड इसमें यूज्ड हुई है हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वो वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो समझना है इसको। अगर मैं बात करूं, ये जो आपके पास दिया हुआ एक्सटर्नली जो आपके पास बॉक्स है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 6 × 8 × 10 होगा, इजंट इट। और अगर मैं बात करता हूं आपके पास ये जो हॉलो स्पेस है ना, ठीक है, जो अंदर हॉलो स्पेस है जो कुछ इस तरीके से ही होगा, मतलब क्यूबॉइडल फॉर्म में ही होगा, ठीक है, इसके अंदर वाला पार्ट, उसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर हम इन सब में से मतलब 10 में से, देखो यहां पर ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, आपके पास यहां से 0.5 गया, यहां से 0.5 गया, मतलब 1 सेंटीमीटर हट गया। सिमिलरली विड्थ के केस में भी यहां से 0.5 गया, यहां से भी 0.5 गया, मतलब उधर से भी 1 सेंटीमीटर हट गया। मतलब सिंपल ये हुआ कि जो आपके पास इसके अंदर वाला बॉक्स, मतलब जो हॉलो वाला पार्ट है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम वो निकाल लें तो टोटल में से इस वॉल्यूम को माइनस करके हम उस वुड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो कि यूज हुई है, इजंट इट। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसमें से 1 माइनस हुआ 5, इसमें से 1 माइनस हुआ 7, इसमें से 1 माइनस हुआ 9, मतलब जो हॉलो वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम ये होना चाहिए। तो अगर आप इसमें से मतलब 480 में से माइनस कर देंगे, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 35 × 9, मतलब 315। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 5। ये आपके पास 7 में 6 और 1, 165 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, वो वॉल्यूम आ जाएगा उस वुड का जो कि यूज हुई है इस हॉलो बॉक्स को बनाने में। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, देखिए मेंसुरेशन के मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आप जितना विजुअली अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं जो भी कंडीशंस दिए हैं, तब वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो पाते हैं। अगर आप विजुअली उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इनकी समझ में नहीं आया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका करने के लिए है, तो इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, बताइएगा मुझको इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। वो हमसे बोलता क्या है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर्स इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स। तो देखो, ये आपके पास एक सर्कुलर पार्क है, इक्वल सेक्टर्स क्या होता है, सेक्टर होता है ये, जैसे कि ये एक क्या हो गया, ये सेक्टर हो गया। तो ऐसे वो बोल रहे 6 पार्ट्स में उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और जो बाउंड्री है, इफ बाउंड्री इज मेड अराउंड 1 सेक्टर ऑन ऑल द साइड्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाउंड्री कंसिडरिंग रेट ऑफ द बाउंड्रीज इतना पर मीटर। ठीक है, वो क्या बोलता है कि कोई भी एक सेक्टर का, मान लो ये वाला सेक्टर है, ठीक है, उसने क्या करा, इसकी जो भी बाउंड्री है, मतलब ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, इन पार्ट को क्या कर दिया गया, उसने बाउंड्री बनाई गई इस पर। अगर बाउंड्री बनाने की कॉस्ट है 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी होगी। वी नो दैट ना, आपको केवल बाउंड्री बाउंड्री की बात करनी है। तो देखो, ये 21 सेंटीमीटर है, राइट, सिमिलरली ये भी आपके पास 21 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये पार्ट कितने सेंटीमीटर्स का है, देखो इस पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, 2πr होगा। अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात निकालना करना चाहता हूं तो हम डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हैं, तो इसकी बात आ जाएगी ना,
ये वाला जो पार्ट है आपके पास, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अगर ये लेंथ निकाला जाए तो ये कितनी होगी, 1/3 हो गई, मतलब 22/7 इंटू रेडियस आपने 21 लिया है, ये 3 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 22 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपके पास लेंथ आई वो 22 सेंटीमीटर आई। ये 22 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर यहाँ पर, 21 सेंटीमीटर यहाँ पर, मतलब टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 64 सेंटीमीटर की आपके पास लेंथ बन रही है, जिस पर आपको बाउंड्री बनानी है। सॉरी, ये मीटर्स में, सारी सब मीटर्स में, मैंने वो सेंटीमीटर में ले लिया बट वो सब मीटर्स में, ठीक है। तो 64 मीटर्स है और हर एक मीटर पे 50 रुपए लगता है। तो 64 इंटू 50 अगर हम कर देंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3200, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि किस तरीके से करा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो हमसे बोलता है कि अ टोटल ऑफ 8 men and 3 women are applying for 2 vacant position in a company. Find the probability that at least one of the selected candidate is a woman. तो देखो आपके पास 8 मैन है, 3 वुमेन है, 2 वैकेंसीज हैं, कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए। मतलब इसकी दो केसेस बन सकते हैं, एक केस ये होगा कि एक वुमेन दूसरा मैन, दूसरा केस ये होगा कि दोनों वुमेन हो, ये बन सकती है ना। तो इसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी, इसकी टोटल कितनी कंडीशंस बन सकती हैं, तो देखो आपके पास 3C1 इंटू 8C1 बन सकता है। इसकी अगर मैं टोटल कंडीशंस निकालना चाहूँ तो कितने तरीके से आप इसे चूज कर सकते हैं, वो 8C2 तरीके से, है ना। तो टोटल फेवरेबल कंडीशंस कितनी है आपके पास, ये प्लस ये, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 इंटू 8 मतलब 24, और ये आपके पास 3 के बराबर ही हो जाएगा। तो टोटल कितनी, 27 डिवाइडेड बाय आपके पास जो टोटल कंडीशंस बनती दो पोजीशंस में चूज करने की, वो कितनी बनती, आपके पास टोटल लोग कितने, 11 हैं, तो 11C2 बनती है ना। 11C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 टाइम्स गया तो 55, मतलब 27/55 क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ई इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस टाइम से बोला है कि टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल अ टैंक अलोन इज इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। ओके, ए पाइप को x-5 आवर्स लगते हैं, बी पाइप को x+5 आवर्स लगते हैं फिल करने में। टाइम सी, पाइप सी इज अ ड्रेनेज पाइप, ठीक है। सी पाइप जो है वो ड्रेनेज है, मतलब एम्प्टी करेगा, उसको 15 घंटे लगते हैं एम्प्टी करने में, 15 आवर्स लगते हैं एम्प्टी करने में, ठीक है। द टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ देम टू कंप्लीटली फिल अ टैंक इज इतना, मतलब ए प्लस बी माइनस सी, इनको 12 घंटे लगते हैं उसको फिल करने में। उस टाइम से टाइम पूछा है जो ए और सी को लगेगा 1/8 ऑफ द टैंक फिल करने में, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें, ये 4 और ये 5, तो टोटल वर्क 60 हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी, बिकॉज सी आपके पास 4 है नेगेटिव में। अब अगर हम देखें ए और बी को, देखो कितना टाइम लगेगा अकेले इसको फिल करने में, 60/9 मतलब 20/3 हम बोल सकते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ ना कि 60/x-5 ये ए की एफिशिएंसी प्लस 60/x+5 ये बी की एफिशिएंसी, ये दोनों मिलकर 20/3 में इतने हाथ में फिल करते हैं, कितना टोटल वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सब कैंसिल आउट हो गया। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा x+5 प्लस x-5 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 25 इज इक्वल्स टू 3/20, राइट। ये आपके पास वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उस साइड गया तो 40x इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 75, तो 3x² माइनस 40x माइनस 75, आपके पास 3 इंटू 25 है, आपको 40 बनाना है। तो 5 × 5 अगर हम लेकर चलते हैं तो देखिए 9 × 5 45, 45 और 5, 45 और 5 आप लेकर चल सकते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आप कंसीडर नहीं करेंगे
ये आपके पास 15, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 15 आ रही है। ठीक है, तो a को कितना टाइम लगेगा, a को 10 घंटे लगते हैं, c का आपके पास ऑलरेडी 15 हार्स था, तो 60 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, इसका 60 का 1/8 आपको फिल करना है ना। आपके पास एफिशिएंसी ए की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और सी की एफिशिएंसी हमने देख ली थी कितनी है, 4 नेगेटिव में। ठीक है, तो ए प्लस सी को कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में। ये आपके पास है 6 माइनस 4 मतलब 2, तो 60/16 इज इक्वल टू टाइम, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पास गया 4 से 4 टाइम्स, 4 से 15, तो ऑब्वियसली ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3/4, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में, अप्रोच क्लियर हो गई आपको इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो हमसे बोलता है कि ऑन सेलिंग हिमालयन सॉल्ट अ शॉपकीपर क्लेम्स टू incur अ लॉस ऑफ 20% बट यूजेस अ वेट ऑफ 600 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सॉल्ट इज ₹W, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल गेन और प्रॉफिट। तो इसको देखो कैसे करना है, समझना कि एक शॉपकीपर है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, वो ये बोलता है कि मैं इसको 20% लॉस पर बेच रहा हूँ। मतलब अगर W इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो वो ये बोल रहा है कि मैं इसको 0.8 W पर बेच रहा हूँ। बट वो एक गलत काम करता है क्या, कि वो वेट कम यूज करता है, मतलब 800 ग्राम के, सॉरी कितना, 600 ग्राम केवल यूज करता है, मतलब देता वो यहाँ पर केवल 600 ग्राम है, बट जो प्राइस वो ले लेता है वो पूरे 1000 ग्राम्स की ले लेता है। राइट, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराया हमने 600W, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराया हमने 800W, तो ऑब्वियसली यहाँ से कितना बड़ा हुआ है, ये 200W, मतलब ये इस पर कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 33.33% ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो बोल तो रहा है कि उसको 20% का लॉस हो रहा है, लेकिन वो 600 ग्राम की जगह 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, मतलब उसे 400 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा होगा, कितने पर, 600 ग्राम पर। तो यहां से उसे 200/3% का प्रॉफिट हुआ वेट से। ठीक है, और 20% का लॉस वो बता रहा है, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200/3 माइनस 20 माइनस 200/3 इंटू 20/100, है ना। तो ये आपके पास देखो कैंसिल आउट हो गया, 40/3 है, ये 3 पर 60, तो 200 माइनस 100/3, मतलब 100/3%, और आई कैन से अगेन वही चीज, 33.33% का उसे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया ना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका करने के लिए है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और मुझे आज के सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको करने के लिए दिए थे उन सबको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, और अगर किसी क्वेश्चन में भी डाउट है, कुछ समझ में अगर नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपके कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।